हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज मैं आपको कराऊंगा सेकंड चैप्टर, उसमें कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। ये वीडियो का नंबर है 2.3, सेकंड चैप्टर का थर्ड वीडियो। पिछले वीडियो में 2.2 में मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एनी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एक्सियल पर कैसे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पर कैसे निकालेंगे। अब उसके आगे का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो पहले आपको समझना इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, इसे याद रखें। पोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। जैसे मान लिया ये बोर्ड है, अब मैंने यहां वोल्टेज मेजर करे 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो हर पॉइंट पर अगर आपको 10 वोल्ट मिल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, ये सरफेस कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आपको 10 10 या मान लो फॉर एग्जांपल 5 बोले, 5 5 5 5 इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसा हो जाए यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, तब हम इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोलेंगे। इतनी बात है समझ में, ठीक। अब एक चीज समझना, सपोज कर ले आपसे कोई पूछ ले कि इस सरफेस का पोटेंशियल यहां मेजर करा 0 0 0 0, तब भी बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ तब भी बोलेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू हम बता रहे हैं 0 वोल्ट 0 बता रहे हैं, 0 तो है तो हर जगह 0 ही, तब भी हम बोलेंगे ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया ताकि आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इधर देखिए, पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहे हैं अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस पर किसी चार्ज को यहां से यहां या यहां से यहां किसी भी 2 पॉइंट के बीच में मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वर्क डन नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कैसे इसे समझना है, देखो हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके से कोई सरफेस ले लिया और उस पर 2 पॉइंट ले लिए, इसको इस पॉइंट का इसको A इसको B, इसका पोटेंशियल बोला VA और इसका पोटेंशियल बोल दिया VB। हम किसी चार्ज पार्टिकल को यानी कि Q0 एक टेस्ट चार्ज है उसे A से B की तरफ ले जा रहे हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा VB माइनस VA, A से B की तरफ ले जा रहा है तो B के पोटेंशियल में से A का पोटेंशियल माइनस कर दिया। अब वर्क डन कहां से कहां ले गए, A से B, तो VAB अपॉन किसको ले गए, Q0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने चैप्टर स्टार्ट करा तभी लिखवाया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब क्या हो रहा है, अगर हम ये मान लें दिस वन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या होगा, VA इक्वल्स टू VB हो जाएगा। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का दोनों जगह का सेम, वो तो क्या पूरे इसमें कहीं यहाँ हर पॉइंट का सेम रहेगा। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो इसमें जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, इनका डिफरेंस 0, और ये जाएगा WAB अपॉन Q0, और फाइनली क्या आ जाएगा, Q0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, WAB कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 0। तो ये प्रूव हो गया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो वर्क डन 0 होता है। बात आई समझ में, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
अगर आपने कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होंगी। 12th क्लास में 11th क्लास में आप जब पढ़ रहे हो तो देखो अधिकतर नॉर्मल वर्ड यूज हो रहा है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक डायग्राम, जैसे मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से हम कैसे बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन बना देते हैं और यहाँ ई लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ पैरेलल लाइन ऐसे बना दी, एरो बना दिए तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट करेगी। जब हम लिखेंगे ही नहीं तो एरो बन गए। अब जब ई लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने बताया अगर यहाँ बी लिख देते तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता। अब अगर इसमें मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो मैं ऐसे बनाता, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे, इस तरीके से। ये हो गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट चैप्टर में इस टाइप के आपको डायग्राम मिलेंगे। अब इसमें ये देखें, अब ये पहला, ये इक्विपोटेंशियल V1, ये V2। अब बात समझना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा उसके बीच में। ये जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है तो ये मेरा ये जो सरफेस हो गया इस तरीके से, ये हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर 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 इधर, और उसके बीच में मैंने ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। तो ये जो सरफेस हो गया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल से, फिर उससे आगे ले लिया, यहाँ पर देखेंगे इधर 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 हर पॉइंट पर, जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ आ गया, एक आगे ले लिया तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम। तो एक चीज आप समझ लेना, इसमें एक आपको पॉइंट भी बता दूं, लगता है कई बार बच्चों को कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो हमने सरफेस बनाया पहला, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं और इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं। V1 V2 की वैल्यू बराबर होगी, पर ऐसा नहीं, ध्यान रखना V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा रहेगी, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही है किसी पॉजिटिव चार्ज प्लेट से, मान लो हमने आ रही है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन किया, एक थिन शीट ले लिया था चार्ज की, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ऐसी तो पैरेलल लाइन बन रही थी, थिन शीट की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हर जगह सेम। लेकिन अगर उसी थिन शीट की हम बात करें, एक थिन शीट लिया, उस पर चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ बोलेंगे तो माना 10 वोल्ट, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज, उससे आगे गए 8 वोल्ट, इस तरीके से। यानी कि वही थिन शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो तो यूनिफॉर्म कर रही है। आपने बोला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन, ऐसे करते जा रहे, बता रहे हम आपको। लेकिन अगर उसी शीट के बारे में बोलेंगे यहाँ पोटेंशियल, तो बोले यहाँ 10 वोल्ट, बोले आगे बोले 8 वोल्ट, इस तरीके से। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर डेरिवेशन होता तो आपको उसको देख के पता चलता कि थिन शीट से जब दूर जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जबकि वो जो है थिन शीट, चार्ज शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करे। तो आप ये ध्यान रखना, इतना सिंपल, V1 ज्यादा होगा, V2 उससे कम होगा, अगर V3 बनाते हैं और कम होगा। तो यहाँ आप देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ 90 डिग्री बनना नहीं बनना, ये क्रॉस, दोनों ऐसे हो गई ना, ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल। तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें तीसरी प्रॉपर्टी लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस are closer together in the region of strong field and further apart in the region of weak field। कह रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पास पास होता है जहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूर दूर होता है जहां पर स्ट्रेंथ कम होती है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो पहले मैंने क्या किया, प्लस चार्ज बना दिया, मैंने एक प्लस चार्ज बनाया, प्लस चार्ज हो गया। अब आपको पता है अगर आप इसको ऐसे देखें, इसको इस तरीके, तीसरी प्रॉपर्टी मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं, इसको हटा, उसके बाद स्पेस मिल जाएगा ना बोर्ड पर लिखने के लिए। तो हाँ ये देखो, अब क्या हुआ, हमने एक प्लस चार्ज लिया, इसके प्लस चार्ज,
अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना रहे हैं तो यहाँ बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब आपको पता है कि अगर इस प्लस चार्ज से दूर जाएंगे तो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। वैसे भी प्लस चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, E = KQ/R²। R बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो E कम होगा। अब आपको इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे। देखो पहला मैंने बनाया ही, अब एक चीज समझना, ये जो सर्कल, तो मैंने तो सर्कल बनाया लेकिन एक्चुअल में स्फीयर, ऐसे एक चार्ज रखा, उसके चारों तरफ पहला स्फीयर, तो ये फर्स्ट लिख दिया, ये पहला स्फीयर। फिर क्या हो रहा है, फिर मैंने दूसरा एक स्फीयर यहां पे बना दिया, कंसीडर करना नहीं, फिर ये हमने दूसरा बना दिया, इतना आया समझ में, ये हमारा दूसरा हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक तीसरा बनाया यहां पर, और एक और बनाऊंगा मैं, ये तीसरा हो गया, और एक चौथा और बनाना है बस, ऐसे करके, ये चौथा, ठीक, ये फोर्थ हो गया। अब आप ये देखो, पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब मान लिया ये जो पहला सरफेस है, यानी कि चार्ज के इस प्लस चार्ज के चारों तरफ जो पहला स्फीयर कंसीडर करा है, तो इस स्फीयर पर हर पॉइंट पर, जिसको मैंने 1 लिखा है, इस स्फीयर पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इस स्फीयर पर कोई पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से बराबर। यहां पे मैंने मान लिए इस स्फीयर पर वोल्टेज या पोटेंशियल मिलेगा आपको 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मान लिया, ठीक है, हमने कितना मान लिया, 10 वोल्ट। अब जो दूसरा स्फीयर बना है, रेड कलर का दिख रहा है, उससे बड़ा रेडियस का, तो वो उसका डिस्टेंस उससे दूर हो गया प्लस से, तो इधर मान लिया हमने 8 वोल्ट, इधर कितना मान लिया, 8 वोल्ट। अब तीसरा जो स्फीयर बनाया उधर और कम होगा, और दूर पहुंच गया, तो यहां हमने मान लिया 6 वोल्ट, और जो चौथा बनाया यहां मान लिया हमने 4 वोल्ट। ऐसे बना सकते हैं, और आगे बहुत दूर जाके कहीं पर वो 0 भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर हर पॉइंट पर सेम वोल्टेज 8 मिलेंगे, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 6 मिलेगा, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट पर 4 वोल्ट मिल रहा है, ये चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस किस स्फीयर की फॉर्म में, स्फीयर जैसा, यानी कि हर इसमें पहले और दूसरे में कितने वोल्ट का डिफरेंस है, 2 वोल्ट, दूसरे तीसरे में कितने का डिफरेंस है, 2 वोल्ट की, 8 - 6 2 आ जाएगा, तीसरे और चौथे में कितने का डिफरेंस है, 6 - 4 2 वोल्ट, यानी कि हर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 2 वोल्ट का है, यानी कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस 2। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट देखना है, जो मेन इसमें प्रॉपर्टी बताना ये चाह रहे हैं, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि पहला और दूसरे के बीच में इतना डिस्टेंस है, और दूसरे और तीसरे के बीच में इतना, यानी कि पहले से ज्यादा, और तीसरे और चौथे के बीच में ये डिस्टेंस और ज्यादा, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में इतना डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में ये डिस्टेंस, और तीसरे और चौथे के बीच में, यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जा रहे हो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो कोई चौथा के बाद और होता 5वां, तो ये तो इतना डिस्टेंस, यानी कि यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ होता वो 2 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 2 वोल्ट का है, 4 - 2, लेकिन डिस्टेंस देख रहे कितना बढ़ गया, यहाँ पर इतना डिस्टेंस, यहाँ पे इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर हर एक में डिफरेंस तो 2 वोल्ट का है, लेकिन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो वो यही प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे, या जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो कम कब हो रही, दूर जाने पर, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है। यहां पर इन दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे कुछ 2 सेंटीमीटर, यहां 5, यहां पर चला 10 सेंटीमीटर, और जबकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 ही वोल्ट है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है, चार्ज से दूर जाने पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये तीसरी
प्रॉपर्टी थी। समझ में आया? गुड। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? तो सिंपल सा आंसर है, अगर मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर 10 वोल्ट, यहां पर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर 5, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वो एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जहां पर उन्होंने इंटरसेक्ट करा वहां पर दो वैल्यूज मिलनी चाहिए, लेकिन हमें एक पॉइंट पर दो वैल्यू कभी नहीं मिल सकती और ना ही मिलती हैं। तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज विच इज नॉट पॉसिबल। अब एक पॉइंट पर अगर हमने मान लिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें दो वैल्यू मिलनी चाहिए, और जो हमने देखा हमें मिल नहीं रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टीज को आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी डायरेक्टली नहीं आती। प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनाते, जैसे मैंने कहा है प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब वो ये नहीं पूछेंगे कि प्रॉपर्टी, वो ये कहेंगे व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इस तरीके से हर प्रॉपर्टी पर अगर प्रॉपर्टी को उन्हें पूछना है तो क्वेश्चन बना के पूछेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? सही। अब वैसे ही मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर में टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब नहीं बोलते वो लिखो ही ना, पूछते वो कहते हैं व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बताओ क्यों नहीं करती है। तो वहां पे वो आंसर है कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो वैल्यूज, वो पॉसिबल नहीं। समझ में आया? ये चीज है। तो अब इसमें ये देखना है, ये हमारा हो गया। इसके बाद इसमें एक मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन, एक छोटा सा डेरिवेशन है 3-4 स्टेप का, वो बता दूं। डेरिवेशन का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसकी टर्म में? पोटेंशियल और डिस्टेंस की टर्म में। पोटेंशियल और डिस्टेंस की टर्म में, यानी कि आपको ये डेरिवेशन इक्वल्स टू माइनस dv/dr ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इक्वल्स टू माइनस dv/dr, ये काफी यूज होता है और आगे भी इस चैप्टर में यूज होगा। अब इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं? dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। भाई v पोटेंशियल dv लग गया तो चेंज आ रहा है। dr क्या है? डिस्टेंस में। आप ये समझ लें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हम उसमें ग्रेडियंट वर्ड लगाते हैं। जैसे प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करा, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी को करा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर को करा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल को करा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करा या लेंथ से डिवाइड करा तो क्या बोलेंगे उसको? ग्रेडियंट। बस समझ में आया? ठीक है। अब इसको देखो ड्राइव कैसे करेंगे। अब इसको ड्राइव कैसे करना है? हमने लिया एक सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट ले लिया B। ठीक है, यहां रखा हमने एक टेस्ट चार्ज Q0। अब ये सोर्स चार्ज है, ये इस टेस्ट चार्ज को धक्का लगाएगा किस डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट। क्यों? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर फोर्स लगा, यानी कि प्लस Q ने Q0 पर फोर्स लगाया लेफ्ट टू राइट। अब आपको कहां ले जाना है? राइट टू लेफ्ट। आपको इधर ले जाना है, आप इधर ले जाओगे। तो A से लेकर B के बीच का डिस्टेंस dr है। कितना? dr। A से लेकर B के बीच का डिस्टेंस dr है। अब फोर्स लग रहा है इधर, यानी कि ये सोर्स चार्ज Q0 पे लेफ्ट टू राइट फोर्स लगा रहा है, आप ले जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो इस फोर्स यानी कि जो इस चार्ज ने लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज है तो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज की वजह से। तो इस फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो आपने इधर इसको फोर्स लगा के लाए, यानी कि आपने धक्का लगा के लाए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ये समझना है आपको, इतना समझ आ गया? अब A से लेकर B पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा वो देखो। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है समझना,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स तो लग रहा है F, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? A से B, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr, तो इसलिए वर्क डन भी क्या होगा? dw। अगर हम ऐसे लिखते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ds नहीं लिखते तो वर्क डन की जगह w लिख देते, क्योंकि यहां भी d नहीं लगाते। जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं तो वर्क डन भी स्मॉल नहीं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, dr का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी स्मॉल। अब क्या करेंगे? फोर्स की जगह F, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में लिख दिया, dr की जगह dr, डॉट हटाते तो कॉस लगाते, कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो जरा इधर, फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट ये, इनके बीच में एंगल कितना? 180 लिख दो यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? F लिखा, dr लिखा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। इसको याद करके रखना है बेटा, ये वैल्यूज आएगी -f dr आ गया, ठीक है। ये dw हो गया आपका, dw। अब क्या करना है? अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पड़ा, E = F अपॉन Q, E = F अपॉन Q। तो F Q नॉट भी लिख सकते हैं, तो F = कितना हो गया? E Q। इतना समझ में आ गया? अगर आप Q नॉट लिखना चाह रहे तो Q नॉट लिख दो, अगर Q भी रहने दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या किया? इस F की जगह लिख दिया EQ0 इंटू dr, और dw की प्लेस पर dw। उसके बाद dw एज इट इज लिख दिया, और इस dw के नीचे ये Q0 लिख दिया, और ये आ गया -e dr। अब dw ओवर Q0 किसके बराबर होता है? dv के बराबर। देखो एक चीज समझो, और इसको -e dr एज इट इज। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया W अपॉन Q0 होता है। अगर वर्क डन स्मॉल में ऐसे लिख दूं, यानी कि W की जगह dw लिख दूं, तो पोटेंशियल की जगह मुझे dv लिखना पड़ेगा, और ये तो चार्ज Q0 का Q0 ही रहेगा, उसकी तो वैल्यू होती है। यानी कि स्मॉल वर्क डन तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल, तो इसीलिए dw ओवर Q0 की जगह dv लिख दिया। अब क्या करा? E इधर लिखा, और इस dr को इस dv के नीचे ले गए, तो -dv ओवर dr। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब एक ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो उसे बोले पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग होगा न्यूटन पर कूलम यूनिट। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या जाएगा? ऊपर पोटेंशियल तो वोल्ट पर मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, इसे याद रखना। इतनी बात आई समझ में? ठीक। अब इसमें ये पूछ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन द अबव फॉर्मूला इंडिकेट्स। कहते हैं इसमें जो माइनस आया ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? तो आपको लिखना है द माइनस साइन इन द अबव फॉर्मूला इंडिकेट्स दैट the direction of electric field is in the direction of decreasing potential। देखो मैं एक बार स्टेटमेंट इसलिए बोल देता हूं ताकि अगर आप उसको नोट्स बना रहे हो तो उसको आप दोबारा से सुनकर उसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है? इसलिए एक बार बोल दिया, अब उसको समझ लो हिंदी में। अब इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये नोट कर लिया, ठीक। अब इसमें ये क्या है, ये क्या करना है बेटा? समझना है इसका माइनस साइन का मीनिंग क्या है। एक प्लस चार्ज है, इसी की बात कर रहे हैं, प्लस चार्ज यहां बना दे रहा हूं। इस चार्ज से दूर जाओगे, जितना दूर चल जाते जाओगे पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। भाई यहाँ पे 10 वोल्ट तो ऐसे जाते जाए दूर, तो 10 फिर कम 9 8 ऐसे करते, कहीं पर जाके इन्फिनिटी पे जाके कितना हो जाता है? पोटेंशियल 0। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल 0। छोटे छोटे पॉइंट भी बताता जाऊंगा आपको बीच बीच में, याद रखना, हेल्प करेंगे वो आपकी। तो अब प्लस चार्ज से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे जा रही है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि इधर ही जा रही है इसी डायरेक्शन, तो ऊपर भी जा रही है, नीचे इधर भी जा रही है, इधर, तो हर डायरेक्शन में पोटेंशियल इधर डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जाने पे डिक्रीज, इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज। तो वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी एक डायरेक्शन ले लेते हैं कि अभी इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है।
तो -1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यानी कि वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो किधर जा रही है, जहां पे पोटेंशियल कम हो रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर कभी माइनस चार्ज की बात कर लें, माइनस चार्ज की, तो माइनस चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ता है। अब लग रहा है ऐसे कैसे हो गया, ये तो फॉर्मूला तो V इक्वल टू क्या लग रहा है, KQ/R। इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, R बढ़ेगा तो V कम होगा। पर यहां क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से दूर जाने पर R की वैल्यू बढ़ रही है और V की वैल्यू भी बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो गया ये, अरे आसान है, समझना है। देखो यहाँ पर मान लो आपने पोटेंशियल निकाला 10 वोल्ट, यहाँ पे निकाला ऐसे करके 5 वोल्ट, ऐसे कम होता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर आगे कुछ भी लिख लिया आपने 2 वोल्ट और फाइनली जाके पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब बताओ ये इनमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन सा है, -10, -5, -2, क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो ये माइनस में पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो फाइनली इन्फिनिटी में पोटेंशियल होगा 0। तो अगर 0 बोल रहे हैं तो वो 0 वैल्यू जो है इस -10, 0 -10 से बड़ा, 0 -5 से बड़ा, -2 से। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज के केस में जितना चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। और हम बोल रहे हैं अगर नेगेटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल 0 है तो वो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। क्योंकि अगर हमने -10 बोल दिया तो -10 तो 0 से क्या है, छोटा है ना। तो ये ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया, इट्स ओके।